Hello, my dear students, and welcome to my YouTube channel. In this video, I'm going to record the next lecture for current electricity, chapter number 9th, physics of class 9th. इसके पहले एक लेक्चर इस चैप्टर का आ चुका है, मेरे प्लेलिस्ट में होगा. इन दैट वीडियो, इन दैट लेक्चर मैंने क्या क्या डिस्कस किया था. मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी का डेफिनेशन को डिस्कस किया था और चार्ज के बारे में डिस्कस किया था और दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को मैंने डिस्कस किया था. I इक्वल्स टू Q अपॉन T और दूसरा Q इज इक्वल टू NE. इन दोनों फॉर्मूलाज को मैंने डिस्कस किया था. तो ensure that you have watched the previous lecture before you come to this video lecture. ये सेकंड वाले लेक्चर में आने से पहले ensure करना कि वो वाले देख चुके हो, पहला वाला. इस वीडियो में हम क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो ये हैं. कंसेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को समझेंगे क्या होता है. वी विल डिस्कस अबाउट 4 इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स. वन इज रियोस्टैट, जिसको हम वेरिएबल रेजिस्टेंस भी बोलते हैं. वी विल डिस्कस अबाउट एमीटर, वी विल डिस्कस अबाउट वोल्टमीटर, वी विल डिस्कस अबाउट गैल्वेनोमीटर, वी विल डिस्कस अबाउट लोड. लोड किसे बोलते हैं? अप्लायंस कोई भी कनेक्ट करते हैं तो एक वर्ड यूज होता है लोड, उसको हम देखेंगे. And we will also discuss about the 3 numericals which are given in exercise 9A in concise physics. Concise physics में 3 ही न्यूमेरिकल है, उन तीनों न्यूमेरिकल्स को हम देखेंगे 9A के. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस. ये रेजिस्टेंस क्या होता है? If you look at the definition, it is written, the obstruction offered to the flow of current by the conductor is called its resistance. ओके नाउ डोंट स्टार्ट लिखना स्टार्ट अभी फिलहाल मत करो, क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं. मैं जब एक्सप्लेन करूंगा तो उस वक्त मत लिखना. लिखने के लिए काफी टाइम है. यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन राइट डाउन. लिखना तो जरूरी है ही, वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो. अभी ध्यान से समझो मैं क्या समझा रहा हूं. रेजिस्टेंस का जो डेफिनेशन है वो बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम्स में. इसका जो यू सी द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट. करंट फ्लो कर रहा है कंडक्टर में. मान लो एक तार है, एक वायर है. दिस इज वायर ए बी. लुक एट द डायग्राम. ए बी इज अ वायर. इस ए बी के थ्रू अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा तो वो उसे कुछ ना कुछ रुकावट जरूर महसूस होगी, कुछ ना कुछ ऑब्स्ट्रक्शन उसे जरूर महसूस होगी. और अलग अलग कंडक्टर्स में अलग अलग ऑब्स्ट्रक्शन होता है. अगर मैं ले लूं आयरन, तो आयरन वायर अगर है, इफ दिस इज एन आयरन वायर, उसमें इलेक्ट्रिसिटी अगर फ्लो कर रहा है तो उसे ये कंडक्टर, ये आयरन वायर एक रुकावट इस करंट को ऑफर करेगा. दिस आयरन वायर विल ट्राई टू ऑफर अ रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करंट. अगर मैंने एक सिल्वर वायर ले लिया, सिल्वर वायर, तो इसमें भी रेजिस्टेंस रहेगा, लेकिन उसका रेजिस्टेंस बहुत कम है. कम क्यों है? क्योंकि सिल्वर वायर इज अ वेरी गुड कंडक्टर. हम सब जानते हैं कि सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो वो जितना अच्छा कंडक्टर है, यानी उसका रेजिस्टेंस उतना कम है. रेजिस्टेंस मींस ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड, रुकावट. तो सिल्वर वायर को हम क्यों बोलते हैं इट्स अ गुड कंडक्टर? बिकॉज इट ऑफर्स वेरी वेरी लेस रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करंट. बहुत बहुत कम रुकावट वो पैदा करता है करंट को आराम से फ्लो करने देता है. If current wants to flow through the silver wire, it can flow very easily without any रुकावट, without any obstruction. इसीलिए आराम से फ्लो कर जाता है सिल्वर वायर में. तो हम क्या बोलेंगे? Its resistance is very less, conductance is very high. तो रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस. तो सिल्वर को इसीलिए बोलते हैं इट्स अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट्स रेजिस्टेंस इज वेरी वेरी लेस, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल. और उसी तरह से आयरन, कंपैरेटिवली आयरन में रेजिस्टेंस ज्यादा है. इसीलिए हम आयरन का तार नहीं बनाते हैं, हम सिल्वर या कॉपर का वायर यूज करते हैं. कॉपर में भी बहुत कम रेजिस्टेंस होता है, हालांकि सिल्वर से ज्यादा होता है. लेकिन सिल्वर का दाम इतना ज्यादा, इट्स सच अ कॉस्टली मेटल, सो वी डू नॉट मेक सिल्वर वायर्स. बट कॉपर इज द सेकेंड बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सिल्वर के बाद ही किसका नंबर है? कॉपर का. तो कॉपर इज ऑल्सो वेरी गुड कंडक्टर, सेकेंड बेस्ट कंडक्टर. इसका भी रेजिस्टेंस बहुत कम है. रेजिस्टेंस का अब मतलब समझ में आ रहा होगा. रेजिस्टेंस मींस ऑब्स्ट्रक्शन. डेफिनेशन को देखो, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट. जो करंट जो फ्लो कर रहा है उसमें जो रुकावट आ रही है, उस रुकावट का नाम है ऑब्स्ट्रक्शन. ये कौन ऑफर कर रहा है? ये कंडक्टर ऑफर कर रहा है. ये जो वायर है, ये वायर ऑफर कर रहा है. इसे हम रेजिस्टेंस बोलते हैं. तो कई बार हमें रेजिस्टेंस
सर्किट में इंक्रीज करने की जरूरत होती है, डिक्रीज करने की जरूरत होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हम कितना करंट फ्लो करेगा सर्किट में, ये सर्किट के रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। समझने की कोशिश करो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सपोज देयर इज अ वायर AB, दिस वायर इज मेड अप ऑफ कॉपर, ठीक है, इट्स अ वेरी गुड कंडक्टर, कॉपर इज अ वेरी गुड कंडक्टर। देयर इज अनदर वायर say XY, and this wire is made up of say iron. Now अभी अभी मैंने बताया कि iron is not a very good conductor as compared to copper. कॉपर का कंडक्टेंस ज्यादा है, आयरन का कंडक्टेंस कम है। कॉपर का रेजिस्टेंस कम है, आयरन का रेजिस्टेंस ज्यादा है। समझ में आया? रेजिस्टेंस मींस रुकावट। और अगर मैं एक प्लास्टिक का एक प्लास्टिक वायर टाइप ले लिया, इट्स मेड अप ऑफ प्लास्टिक, और यू कैन थिंक रबर ऑल्सो, कोई भी इंसुलेटर मैंने ले लिया, प्लास्टिक रबर कुछ भी, इसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा, सपोज इसका नाम मैंने इसका नाम PQ रख देता हूं। PQ is a rubber band or a plastic strip, whatever you can think of PQ। तो ये जो प्लास्टिक है इसमें तो करंट बिल्कुल भी पास नहीं होता। यू नो दैट प्लास्टिक और रबर इज एन इंसुलेटर, इसमें बिल्कुल भी करंट पास नहीं होगा, यानी इसका तो रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस ये ऑफर करता है, करंट को बिल्कुल पास ही नहीं होने देता, करंट को फुल्ली 100% ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है। तो उस ऑब्स्ट्रक्शन का नाम है रेजिस्टेंस, यानी प्लास्टिक या रबर का जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइटली हाई है, बहुत ज्यादा है। So resistance is very 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 high, infinite in case of plastic, resistance is very 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 low in case of copper, इसीलिए सबसे अच्छा बहुत अच्छा कंडक्टर भी है। आयरन का भी रेजिस्टेंस कम ही है, प्लास्टिक से रेजिस्टेंस कम है डेफिनेटली, बट कॉपर से रेजिस्टेंस ज्यादा है आयरन का। तो आई होप आई एम एबल टू गिव यू अ क्लियर कट कॉन्सेप्ट अबाउट रेजिस्टेंस, क्योंकि ये समझना जरूरी है रेजिस्टेंस होता क्या है। ठीक है, रेजिस्टेंस का कारण क्या है, इसको क्लास 10th में पढ़ना है तुम्हें, कि व्हाट इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस, क्यों ये ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर हो रहा है, क्या रीजन है कि ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर होगा, ये क्लास 10th में पढ़ना है। तो वी विल नॉट गो इनटू दोस डिटेल्स, द रीजन ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या है ये 9th में ही जानने की जरूरत है। ठीक है, अब अगली बात आती है वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसे हम रियोस्टैट बोलते हैं। वेरिएबल रेजिस्टेंस जिसे हम रियोस्टैट बोलते हैं। कई बार मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, कई बार हमें सर्किट में रेजिस्टेंस को चेंज करने की जरूरत होती है। हम चाहते हैं कि रेजिस्टेंस ज्यादा हो, रेजिस्टेंस बढ़ाने से क्या होगा, करंट घट जाएगा, क्योंकि रुकावट ज्यादा हो जाएगा तो करंट घट जाएगा। तो कई बार हमें सर्किट में करंट को डिक्रीज करने की जरूरत है। तो इफ आई वांट टू डिक्रीज द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, आई विल इंक्रीज द रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस अगर बढ़ा देंगे तो रुकावट बढ़ जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन टू द करंट बढ़ जाएगा और करंट डिक्रीज कर जाएगा। देखो मैंने अभी क्या लिखा, इफ R is increasing means resistance is increasing, I will decrease, I means करंट, करंट को हम I से डिनोट करते हैं, ठीक है ना, ये तो ऑलरेडी मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो इफ रेजिस्टेंस इंक्रीजेस I decreases, if resistance decreases I increases। अगर रेजिस्टेंस डिक्रीज हो गया कंडक्टर का, यानी रुकावट ऑफर टू द करंट डिक्रीज हो गया, तो करंट इंक्रीज कर जाएगा, तो आराम से करंट फ्लो करेगा, क्योंकि रोकने के लिए कोई नहीं है या कम रुकावट है। तो इफ R is decreasing, I is increasing, R is increasing, I is decreasing, so you can say that resistance and current are inversely proportional to each other. Can you say? Definitely resistance and current are inversely proportional to each other। तो मुझे कई बार करंट को चेंज करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है, कि करंट कभी मैं चाहता हूं कि करंट ज्यादा हो तो मैं रेजिस्टेंस कम कर दूंगा, मुझे अगर चाहिए करंट कम हो जाए तो मैं रेजिस्टेंस सर्किट में बढ़ा दूंगा। ये कम ज्यादा रेजिस्टेंस को मैं करना कैसे पॉसिबल होगा, हाउ कैन आई इंक्रीज और डिक्रीज द रेजिस्टेंस इन द कंडक्टर और इन द सर्किट, दिस इज अचीव्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट नोन एज रियोस्टैट, या उसे वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलते हैं। देखो नाम से ही क्लियर पता चल रहा है, वेरिएबल रेजिस्टेंस मींस रेजिस्टेंस को वेरी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं। क्यों चेंज करेंगे, क्योंकि अगर हमें करंट का मैग्नीट्यूड को एडजस्ट करना है इसीलिए चेंज करेंगे। देखो अब डेफिनेशन पढ़ते हैं रियोस्टैट का। अ रियोस्टैट इज अ डिवाइस with which
रेजिस्टेंस इन द सर्किट कैन बी वेरीड कंटिन्यूसली। रेजिस्टेंस, सर्किट का रेजिस्टेंस को हम वेरी कर सकते हैं, कंटिन्यूसली वेरी कर सकते हैं। कभी मन किया ज्यादा कर सकते हैं रेजिस्टेंस, करंट कम हो जाएगा। कभी रेजिस्टेंस को कम कर देंगे, करंट ज्यादा हो जाएगा। तो रियोस्टेट का यही काम है, ये डिवाइस ही है, इसका काम ही है कि हम सर्किट में रेजिस्टेंस को कम ज्यादा कर सकते हैं। इट इज यूज्ड, क्यों यूज करेंगे इसको? टू एडजस्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। मैग्नीट्यूड मींस वैल्यू, कितना करंट फ्लो करेगा सर्किट में, उसको एडजस्ट करने के लिए हम इस डिवाइस का यूज करते हैं। ठीक है ना? ये हो गया रेजिस्टेंस या वेरिएबल रेजिस्टेंस या रियोस्टेट का डेफिनेशन। ये दिखता कैसा है? नाउ कंस्ट्रक्शन, तो इसका जो कंस्ट्रक्शन, इसका जो मेडअप है यार, इसका जो टोटल कैसा दिखता है, क्या क्या इसके पार्ट्स हैं, दैट वी विल सी। यू कैन सी इन द फिगर दैट देयर आर टू आयरन फ्रेम्स। पहले फिगर को देखो, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है फिगर। यहाँ पे दो आयरन फ्रेम्स हैं, दिख रहे हैं ना? मैंने लेबल भी किया आयरन फ्रेम्स। तो दो आयरन फ्रेम्स के बीच यू कैन सी, बीच में एक एस्बेस्टॉस पाइप है। ओके, देयर इज एन एस्बेस्टॉस पाइप। एस्बेस्टस इज अ मटेरियल, एस्बेस्टस मटेरियल का एक पाइप है दो आयरन फ्रेम के बीच में, और इस एस्बेस्टस पाइप के ऊपर यू कैन सी रेड कलर का वायर यानी कॉयल का वाइंडिंग किया गया है, लपेटा गया है, वाइंडिंग किया गया, यू कैन सी वेरी क्लियरली। एंड वन एंड ऑफ द वायर, फिगर में देखो, वन एंड ऑफ द वायर इज कनेक्टेड टू टर्मिनल ए टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। देखो एक एंड इस तार का ए के साथ कनेक्टेड है। द अदर एंड ऑफ दिस टर्मिनल इज कनेक्टेड टू बी, दूसरा जो एंड है वो बी के साथ कनेक्टेड है। एक एंड इस तार का, इस कॉइल का ए के साथ कनेक्टेड है, दूसरा एंड बी टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। ठीक है ना? और ये ए और बी कहां लगा हुआ है? आयरन फ्रेम के साथ फिट किया हुआ है। ओके, एंड यू कैन सी वन स्लाइडिंग जॉकी, देख रहा है ना ऊपर में एक जॉकी, ये वाला, दिस थिंग, दिस जॉकी कैन बी, यू नो, इट इज स्लाइडिंग। तो हम इसको स्लाइड कर सकते हैं आगे पीछे। जैसे हम स्लाइड करेंगे आगे, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, स्लाइड करेंगे पीछे, रेजिस्टेंस घट जाएगा। तो दिस इज एन एडजस्टेबल जॉकी, वी कैन स्लाइड इट ऑन द कॉइल। ठीक है? और ये जो जॉकी है ये एक ब्रास रॉड में फिक्स किया गया है। देखो मैंने लेबल भी किया है ब्रास रॉड। तो एक ब्रास रॉड के ऊपर एक मूवेबल स्लाइडेबल जॉकी है, जिसको हम स्लाइड करके रेजिस्टेंस को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, और जिसके वजह से करंट डिक्रीज इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है? और ये जो वायर है, ये वायर हम कौन से मटेरियल का यूज करेंगे? कॉन्स्टेंटन वायर यूज करते हैं। कॉन्स्टेंटन एक अलॉय है, उसका हम वायर को यूज करते हैं। सो इसी जो मैंने अभी जो बताया तुम लोगों को, दैट इज व्हाट इज रिटन इन कंस्ट्रक्शन। सी इट इज सो सिंपल, जस्ट रीड कर लेते हैं। इट कंसिस्ट्स ऑफ एन एनामेल्ड कॉन्स्टेंटन वायर। एनामेल्ड मतलब एक कोटिंग की गई है, इंसुलेटर की, एक प्लास्टिक का कोटिंग है, प्लास्टिक लेयर है इस वायर के ऊपर, एक इंसुलेटर लेयर है प्लास्टिक का, उसे एनामेल्ड बोलते हैं। तो ये जो कॉन्स्टेंटन वायर जिसको हम एस्बेस्टॉस पाइप के ऊपर हमने वुंड किया है, दैट इज एनामेल्ड, मींस इट इज कोटेड, एंड अ कोटिंग ऑफ एन इंसुलेटर इज देयर, प्लास्टिक का कोटिंग रहता है। अब कहां वुंड है? देखो, वुंड इन द फॉर्म ऑफ अ कॉइल, एक सिंगल लेयर का कॉइल रहता है, कहां? ओवर एन एस्बेस्टॉस पाइप, एक एस्बेस्टॉस पाइप के ऊपर, फिटेड इन एन आयरन फ्रेम, एक आयरन फ्रेम के बीच में, एंड प्रोवाइडेड विद अ स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट, जिसे हम जॉकी बोलते हैं, ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट जॉकी, ऑन अ ब्रास रॉड, एक ब्रास रॉड के ऊपर। इट हैज थ्री टर्मिनल्स ए बी एंड सी। यू कैन सी देयर आर थ्री टर्मिनल्स ए बी एंड सी। यस, ए एंड बी में तो मैंने बता दिया था कि दोनों एंड्स ऑफ द वायर आर कनेक्टेड। क्या लिखा हुआ है? आउट ऑफ विच टू टर्मिनल्स ए एंड बी आर एट द एंड्स ऑफ द रेजिस्टेंस वायर। ये जो रेजिस्टेंस वायर है, इनके दोनों एंड्स में ए और बी कनेक्टेड है। एंड द थर्ड टर्मिनल सी इज एट द एंड ऑफ ब्रास रॉड कनेक्टिंग द जॉकी। ये जो थर्ड टर्मिनल सी है, ये ब्रास रॉड के साथ कनेक्टेड है, जो ब्रास रॉड जॉकी से कनेक्टेड है। तो ये ब्रास रॉड जॉकी से कनेक्टेड है, और उसी ब्रास रॉड के साथ ये टर्मिनल सी भी कनेक्टेड है। देखो फिगर में दिख रहा है टर्मिनल सी। अच्छा, ये जो एनामल है, इस एनामल को हम, एनामल मतलब वो प्लास्टिक कोटिंग, उस प्लास्टिक कोटिंग को हमने हटा दिया है उस जगहों से जहां से ये जॉकी स्लाइड करेगा। ये जॉकी जब स्लाइड करेगा, तो अगर प्लास्टिक का कोटिंग किया हुआ है कॉइल के ऊपर, तो कांटेक्ट नहीं ना बन पाएगा। इंसुलेटर का कोटिंग रहेगा, प्लास्टिक का कोटिंग रहेगा, तब कांटेक्ट तो नहीं हो रहा है। तो हमें तो चाहिए कि कॉइल के साथ ये जॉकी स्लाइड करे जब,
तो जॉकी का जो पॉइंट है, सरफेस है, वो उस तार के साथ कनेक्टेड हो तभी ना करंट फ्लो करेगा। तो इसीलिए यहाँ पूरा तार में तो एनामेल प्लास्टिक का कोटिंग रहता है, लेकिन उस जगह से एनामेल को हटा दिया जाता है, प्लास्टिक कोटिंग को रिमूव कर दिया जाता है जिस जगह से ये जॉकी स्लाइड करेगा, पास करेगा, तो वहां से सिर्फ एनामेल को हटा दिया जाता है। मींस आई एम टॉकिंग अबाउट विच रीजन, लेट मी जूम एंड शो यू। आई विल, ज्यादा जूम हो गया, एक मिनट, हाँ, I will highlight it with green highlighter. You see, I'm talking about this region, ये region, जिसको मैं ग्रीन से सर्कल कर रहा हूँ, ग्रीन हाइलाइटर से। ये जो ऊपर का रीजन है जहां से जॉकी टच करते हुए आगे पीछे होगा इस कॉइल के ऊपर, तो उस रीजन से हमने प्लास्टिक का कोटिंग को रिमूव कर दिया है, सो दैट द कॉन्टैक्ट कैन बी अचीव्ड। सो देखो क्या लिखा हुआ है, हाँ, सी व्हाट इज रिटन, the enamel of the coiled wire, last sentence को मैं पढ़ रहा हूँ, the enamel of the coiled wire का जो enamel है, plastic coating है, is removed at the places where the jockey touches the wire, जहां से जॉकी टच करेगा वहां से रिमूव कर दिया। तो इसको जो मैं स्लाइड करूंगा आगे पीछे, द रेजिस्टेंस कैन बी वेरीड, मैं चेंज कर सकता हूँ रेजिस्टेंस को। इतना ही सिंपल है वेरिएबल रेजिस्टेंस या रियोस्टेट। इसके बाद हमें कुछ सर्किट सिंबल देखनी है कि रेजिस्टेंस का सर्किट सिंबल क्या होता है। जैसे सेल का सर्किट सिंबल क्या होता है, सेल का हम जानते हैं ना, सेल का सर्किट सिंबल ये कुछ ऐसा होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल लंबा, एक छोटा वाला नेगेटिव टर्मिनल। वैसे दो तीन सेल्स को कनेक्ट कर देंगे तो बैटरी बन जाएगा। सो दिस इज द सर्किट सिंबल ऑफ बैटरी। सिमिलरली हर एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का एक सिंबल होता है, सर्किट सिंबल होता है। तो उसी तरह से ये बना लो, अभी हम रेजिस्टेंस का सर्किट सिंबल बनाने वाले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर्किट सिंबल्स आता है। तो रेजिस्टेंस, अगर हम फिक्स्ड रेजिस्टेंस की बात करें, फिक्स्ड रेजिस्टेंस मतलब एक ऐसा तार या एक ऐसा डिवाइस जिसका रेजिस्टेंस को हम चेंज नहीं कर सकते, वो फिक्स्ड उसका रेजिस्टेंस है। उसका सिंबल कुछ ऐसा होता है, देखो जो मैंने बनाया एक जिगजैग लाइन इस तरह से, ये फिक्स्ड रेजिस्टेंस है। लेकिन जैसे मैं वेरिएबल रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूं, जैसे ये इंस्ट्रूमेंट, इसका रेजिस्टेंस को हम चेंज कर सकते हैं स्लाइड करके। लेकिन एक मान लो एक तार है या एक बल्ब है, बल्ब का अपना एक रेजिस्टेंस होता है, वो फिक्स्ड रेजिस्टेंस होता है। क्या तुम बल्ब के अंदर का रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हो? वहां तो कुछ स्लाइडिंग नहीं है, कुछ नहीं है। तो वो जो बल्ब है उसका रेजिस्टेंस फिक्स्ड है। तो उसके रेजिस्टेंस को अगर हमें सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना है तो ये सिंबल का यूज करेंगे। सिमिलरली एक सिंपल तार अगर है, एक सिंपल वायर अगर है, उसका भी रेजिस्टेंस को हम चेंज नहीं कर सकते। उस वायर का रेजिस्टेंस फिक्स्ड है, यानी वो कितना ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर करेगा करंट को, वो फिक्स्ड है। तो दैट इज अ फिक्स्ड रेजिस्टेंस। इसीलिए उसका जो सिंबल होता है वो ये है। और अगर हमें वेरिएबल रेजिस्टेंस को सिंबलाइज करना है तो उसका सिंबल कुछ इस तरह से, ऐसे जिगजैग लाइंस तो बनाएंगे और बीच में एक एरो बना देंगे, जस्ट लाइक दिस, इस तरह से एक एरो ऐसे बना देंगे। दिस डिनोट्स दैट द रेजिस्टेंस इज वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसका एक दूसरा सर्किट सिंबल भी है, वो भी बहुत कॉमनली यूज्ड होता है, दिस। या तो तुम ये बनाओ या तो तुम दूसरा वाला बनाओ, दोनों ही सेम है। वेरिएबल रेजिस्टेंस को ही हम क्या बोलते हैं, रियोस्टैट बोलते हैं। फाइन, I hope everything about resistance and rheostat, whatever I have discussed, is clear. Let's move to the next topic. Okay, the next topic that we are going to discuss, the next instrument which we are going to discuss is ammeter. देखो ammeter यानी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट किसको मेजर करेगा, एम्पियर को। नाम से दिख रहा है ना, ammeter। तो ये एम्पियर को मेजर करता है। एम्पियर को मेजर करता है मतलब किसको मेजर करता है, करंट को मेजर करता है। करंट कैसा है यूनिट, क्या होता है, एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट कैसा है यूनिट, एम्पियर होता है। तो एमीटर मींस इट मेजर्स द अमाउंट ऑफ करंट इन द सर्किट। तो देखो ना कितना इजी डेफिनेशन है, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट which measures the magnitude means amount, value of electric current in the circuit। कितना करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में, कितना एम्पियर का, 5 एम्पियर का, 10 एम्पियर का, 6 एम्पियर का, कितना एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, कौन मेजर करेगा, कौन सा डिवाइस मेजर कर सकता है, एमीटर। और ये उसका सर्किट सिंबल है। एक सर्कल बना दो, उसके अंदर ए लिख दो, और एक टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। इसको हम सर्किट में कनेक्ट करेंगे तो हमें करंट, कितना करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में, वो पता चल जाएगा।
अच्छा, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज देखो लिखा हुआ है यहाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, एन एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन द सर्किट। एमीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं, कभी भी पैरेलल में कनेक्ट नहीं करते हैं। मैं अभी बनाऊंगा डायग्राम, एक मैं सीरीज वाला बनाऊंगा, एक मैं पैरेलल वाला बनाऊंगा, और पैरेलल में कभी भी कनेक्ट नहीं करते हैं। देखो यहां पे मैं एक सिंपल सर्किट बना रहा हूं, सपोज दिस इज अ बल्ब एंड दिस बल्ब, ओके, यहाँ पे मैंने एक सेल भी बना दिया और एक स्विच भी बना दिया, ठीक है। और इस सर्किट में कितना करंट है ये मेजर करने के लिए मैंने यहां पर एक एमीटर भी कनेक्ट कर दिया। होप दिस फिगर इज क्लियरली अंडरस्टूड। देखो मैंने ए लिखा, एंड दिस ए इज एन एमीटर व्हिच आई हैव कनेक्टेड इन सीरीज। मैंने इस बल्ब के साथ इस एमीटर को सीरीज में कनेक्ट किया, सीरीज में। तो ये बिल्कुल सही है, ये एमीटर हमें बता देगा, यहाँ पे एरो रहता है। एनालॉग एमीटर भी हो सकता है, फिर ये आजकल डिजिटल एमीटर्स होते हैं, वहां पे एक स्क्रीन रहता है, वहां दिखता है कि एग्जैक्टली कितना एम्पियर का करंट है। डिजिटल एमीटर्स भी आजकल मार्केट में अवेलेबल है। तो यहाँ पे मुझे रीडिंग आ जाता है कि इतने एम्पियर्स ऑफ करंट इस सर्किट में फ्लो कर रहा है। अगर मैं इसको ऐसे कनेक्ट करूं, मान लो ये बल्ब है और इस बल्ब के साथ मैं पैरेलल में कनेक्ट कर दूं एमीटर को, यू कैन सी इन द फिगर, मैंने पैरेलल में कनेक्ट किया एमीटर को, ये सेल है, ये स्विच है। दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग, ठीक है ना। एमीटर ऐसे कनेक्ट नहीं करते हैं, अगर ऐसे कनेक्ट करेंगे तो एमीटर में इनकरेक्ट रीडिंग आएगा। ओके, नाउ एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। याद रखना, ये कई बार क्वेश्चंस में आता है, हाउ डू वी कनेक्ट द एमीटर इन द सर्किट, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। और टोटल मिला के ऐसे आता है, फर्स्ट क्वेश्चन आता है पार्ट ए, डिफाइन एन एमीटर एंड ड्रॉ इट सर्किट सिंबल, और दूसरा क्वेश्चन आता है हाउ इज एन एमीटर कनेक्टेड इन अ सर्किट। तो फर्स्ट में लिखना होगा एमीटर का डेफिनेशन और उसका सर्किट सिंबल, दूसरा लिखना है एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज एंड इट इज नेवर कनेक्टेड इन पैरेलल इन द सर्किट, ठीक है ना। तो एमीटर का काम है करंट को मेजर करना, मैग्नीट्यूड को मेजर करना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट है वो है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर नाम से पता चलता है वोल्टेज को मेजर करता है, लेकिन वोल्टेज इज नॉट अ प्रॉपर टेक्निकल टर्म। वोल्टेज हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, लेकिन एक्चुअल टर्म है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस ये है एक्चुअल वर्ड, वोल्टेज का जो टेक्निकल वर्ड है जो फिजिक्स में यूज करते हैं वो है पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये जो वोल्ट मीटर है वो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, डोंट से वोल्टेज को मेजर करता है। हाँ बिल्कुल सही है, वोल्टेज को ही मेजर करता है, लेकिन मोर टेक्निकली बोलेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। 2 पॉइंट्स के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मेजर करता है। अच्छा, लेट मी टेल यू, you should be writing everything which I am displaying on the screen. कहीं पे अगर लगे जरूरत पड़े तो वीडियो को पॉज करके लिखना जरूर, because all these notes are super important. तो डेफिनेशन है एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए, कहां पे पोटेंशियल डिफरेंस, बिटवीन 2 पॉइंट्स द सर्किट, किसी भी 2 पॉइंट के बीच कितना वोल्टेज है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, कौन सा डिवाइस मेजर करेगा, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का सिंबल ये है, एक सर्कल बना दो, बीच में वी लिख दो, एक साइड पॉजिटिव टर्मिनल, एक साइड नेगेटिव टर्मिनल। हाँ देखो क्या लिखा हुआ है नीचे, वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल इन द सर्किट, just opposite of ammeter. Ammeter is always connected in series, voltmeter is always connected in parallel. तो अभी लगता है मुझे डायग्राम नहीं बनाने से भी चलेगा, बट लेट मी ड्रॉ इट, let me draw it. This is a voltmeter and this is the battery and a switch. See, this is how we connect a voltmeter in the circuit. You can see very easily, very clearly that the voltmeter is connected in parallel to the bulb and not in series. Parallel का मतलब है कि you can see दो अलग अलग रास्तों में करंट का 2 रास्ता है। करंट कैन, let me use the red arrow, current when it reaches at this particular point, this point, it divides into 2 रास्ता, 2 paths, 2 रास्तों में, एक वोल्ट मीटर के रास्ते, एक बल्ब के रास्ते। तो अगर 2 रास्तों में बट रहा है तो हम कहते हैं कि वो पैरेलल है, और अगर सिंगल पाथ है करंट को फ्लो करने के लिए तो हम कहते हैं कि वो सीरीज है। एक सेकेंड बच्चे, कई बार बच्चे जो कहाँ कंफ्यूज कर जाते हैं मैं वो बनाता हूँ, मुझे यहाँ बताना, तो ये
सीरीज में है या पैरेलल में है, मैं एक बल्ब और एक वोल्ट मीटर बनाऊंगा, तो मुझे बताना कि ये सीरीज में है कि पैरेलल में। मैं तुम्हें कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, मुझे पता है। ये मैंने एक वोल्ट मीटर लगा दिया, देखो बताओ तो ये वोल्ट मीटर पैरेलल में है या सीरीज में है? वैसे तो देखने से लग रहा है ना कि ये दोनों पैरेलल में है, क्योंकि एक ऊपर है एक नीचे है। बल्ब ऊपर वाले लाइन में है, वोल्ट मीटर नीचे वाले लाइन में है। बिंदास बोल दोगे ये बल्ब और ये वोल्ट मीटर सर पैरेलल में है। नो 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 माय डियर, दिस इज नॉट इन पैरेलल। इफ यू सी द पाथ ऑफ द करंट, ये रास्ता से करंट चलना स्टार्ट किया, उसी पाथ में वोल्ट मीटर मिल गया, उसी पाथ में। क्या दो रास्तों में डिवाइड हुआ करंट? नो। So this is series, although it looks like parallel, this is series. The voltmeter is connected in series and this is wrong. मैं चाहता हूं ना जानबूझ के मैं गलती को बनाकर काट दिया, तुम लोग भी इस इनकरेक्ट फिगर को बनाओ और यहाँ लिखो कि here voltmeter is connected in series because the current has a single path to go. So this is wrong connection. जानबूझ के गलती को लिखो so that when you revise it, you will understand, it will strike in your mind, oh, this is what Sunanda sir told. That series means when there is a single path of current to flow. लग रहा है, दिखने में लगने से parallel है, उससे क्या फर्क पड़ता है? ध्यान से देखेंगे, there is only one path. This is series only. The voltmeter and bulb is connected in series. This is incorrect. We cannot connect a voltmeter in series. We have to connect the voltmeter and parallel only. I hope this is clear. Moving to the next instrument, galvanometer. Well, there is something you will feel that there is a slight similarity between galvanometer and ammeter when you read the definition. Ammeter का याद करो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ammeter measures the amount of current, electric current, measure करता है कितना current flow कर रहा है। लेकिन galvanometer देखो तो क्या करता है, पढ़ते हैं। A galvanometer is used to detect, measure नहीं लिखा हुआ है, detect लिखा हुआ है। an instrument which is used to detect the presence of even a very weak electric current. बहुत कम वैल्यू का इलेक्ट्रिक करंट, मान लो 0.001 एम्पियर, इतना कम वैल्यू का इलेक्ट्रिक करंट, या 0.01 माइक्रो एम्पियर, दिस इज वेरी लेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वेरी वीक इलेक्ट्रिक करंट। इतना कम इलेक्ट्रिक करंट अगर किसी तार से फ्लो कर रहा है तो एमीटर इसको रीड नहीं कर पाता है। लेकिन गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, इतना वीक इलेक्ट्रिक करंट को भी डिटेक्ट कर लेगा। लेट मी टेल यू द डिफरेंस बिटवीन डिटेक्ट एंड मेजर। डिटेक्ट का मतलब कि ये बता देगा कि हाँ करंट है, इस तार में करंट है, लेकिन मेजर नहीं करेगा गैल्वेनोमीटर कितना करंट फ्लो कर रहा है, कितना एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, ये गैल्वेनोमीटर नहीं बता सकता। So galvanometer can only detect the presence of an electric current, and even a very weak electric current can also be detected. And large value of electric current can also be detected. ऐसा नहीं है कि सिर्फ वीक इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करता है। गैल्वेनोमीटर वीक करंट हो चाहे लार्ज करंट हो, उसको डिटेक्ट करता है, मेजर नहीं करता। डिटेक्ट करता मतलब सिर्फ हमें बताता है कि जी हाँ करंट फ्लो कर रहा है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में एक पॉइंटर होता है, वो पॉइंटर डिफ्लेक्ट कर जाएगा, ऐसे मूव कर जाएगा। जैसे ही डिफ्लेक्शन हुआ, आई कैन आइडेंटिफाई दैट दिस वायर has electric current flowing through it, but galvanometer will not tell me how much magnitude of current is flowing. This galvanometer will not tell me. और दूसरा काम galvanometer का ये भी है, it can even detect the direction of flow of electric current. galvanometer मुझे ये भी बता सकता है कि किस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, इधर या उधर। इसी संदर्भ में एक बच्चे ने मुझे कमेंट करके डाउट पूछा था कि सर मुझे लगता है नाज खान बच्चे का नाम है, उसने मुझे पूछा था कि सर ये जो करंट का डायरेक्शन जब बात आती है, देखो यहाँ पे लिखा है ना, डिटेक्ट द फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ डिटेक्ट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो डायरेक्ट करंट का जो डायरेक्शन है उसको भी डिटेक्ट करता है, इसका मतलब करंट का डायरेक्शन होता है। लेकिन हम जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो उस बच्चे ने मुझे डाउट पूछा, सर अगर डायरेक्शन ऑफ करंट होता है तो वो क्यों स्केलर क्वांटिटी है, वो वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं है? इस पर मैं अभी थोड़ी देर बाद आता हूं। तो डिटेक्ट द डायरेक्शन ऑफ, तो करंट का डायरेक्शन को भी ये डिटेक्ट करता है कि ये किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है करंट।
ये एमीटर नहीं बताता है, एमीटर तुम्हें ये नहीं बताता है कि करंट का डायरेक्शन क्या है। एमीटर तुम्हें करंट को मेजर करके बताता है कि इतना मैग्नीट्यूड ऑफ करंट है, इतना एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। गैल्वेनोमीटर तुम्हें मेजर नहीं करता है, तुम्हें बताता है करंट का डायरेक्शन क्या है, और तुम्हें ये भी बताता है कि करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बस। तो ये है डिफरेंस बिटवीन एमीटर एंड गैल्वेनोमीटर, दो अलग अलग चीजें हैं। इसलिए यहां पे मैंने लिख दिया, इट डज नॉट मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को मेजर नहीं करता है गैल्वेनोमीटर। ये किसका काम है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करना? एमीटर का काम है। और गैल्वेनोमीटर का तो ये सिंपल सा सिंबल है, जी जी, ठीक है, बीच में सर्कल है, जी लिखा हुआ। ओके, नाउ कमिंग टू द डाउट क्वेश्चन कि वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं है इलेक्ट्रिक करंट। माय डियर स्टूडेंट्स, वेक्टर क्वांटिटी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को होने के लिए क्या होना चाहिए, क्या हमने पढ़ा था? वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए उसके पास मैग्नीट्यूड होनी चाहिए और उसके पास डायरेक्शन भी होनी चाहिए, सिर्फ इतना ही हमने पढ़ा था। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, चूंकि ये डाउट पूछा गया एक बच्चे के द्वारा, तो मैं ये बता दूं कि एक्चुअली ये जो डेफिनेशन हम पढ़ते हैं वेक्टर क्वांटिटी का, ये हाफ करेक्ट है। ये हाफ डेफिनेशन है कि वो कोई भी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा वो वेक्टर क्वांटिटी होगा। इसके साथ साथ एक और भी चीज होनी चाहिए जो वेक्टर क्वांटिटी, उसे होने के लिए वेक्टर क्वांटिटी को होते, मतलब एक प्रॉपर्टी है वेक्टर क्वांटिटी की। वो कौन सी प्रॉपर्टी है? मैग्नीट्यूड तो उसे होनी ही चाहिए, डायरेक्शन भी होनी चाहिए। दूसरा, इट शुड फॉलो, लिसन इट शुड फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या है? इसे ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन भी बोलते हैं और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन भी बोलते हैं, अलग अलग है। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन दो तरह के हैं, ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ, जो क्लास 11th में पढ़ना है। तो मुझे लगता है इतना बड़ा छलांग अभी लगाने की जरूरत नहीं है कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या है, लेकिन सिंपल ही है, क्लास 11th में है, सिंपल सा टॉपिक है। तो ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को जो फिजिकल क्वांटिटी फॉलो करता है उसे हम वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं। तो दो कंडीशंस है, एक तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होना चाहिए, दूसरा कंडीशन कि वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना चाहिए, तभी वो वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट के साथ क्या हो गया कि इसके पास मैग्नीट्यूड है, इसके पास डायरेक्शन भी है, लेकिन इसके ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता, ये फॉलो करता है स्केलर लॉ ऑफ एडिशन को। स्केलर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है। तो स्केलर लॉ ऑफ एडिशन को जब वो फॉलो करता है तो इसे हम वेक्टर क्वांटिटी नहीं बोल सकते हैं, इसे हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, in spite of it having magnitude and direction. It follows scalar law of addition. Okay, this is the thing. Now वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या है, स्केलर लॉ ऑफ एडिशन क्या है, जब ये क्लास 11th में जाओगे तब डेफिनेटली पढ़ोगे, मजा भी आएगा और तब ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये क्या चीज है। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज लोड। मैंने एक वर्ड यूज किया था, लोड। लोड इज एनी अप्लायंस विच इज कनेक्टेड इन द सर्किट। कोई भी अप्लायंस, चाहे वो बल्ब हो, फैन हो, फ्रिज हो, टीवी हो, कोई भी अप्लायंस अगर सर्किट में, उसे हम लोड कहते हैं। जनरली हम सर्किट में जब लोड को ड्रॉ करते हैं तो हम एक बल्ब ही बनाते हैं, क्योंकि सर्किट में थोड़ी हम फ्रिज बनाने जाएंगे, पंखा बनाने जाएंगे। एक सिंपल सा लोड अगर बनाना है तो या तो एक बल्ब बनाते हैं हम इस तरह से, दिस इज अ बल्ब। कई बार एक रेजिस्टेंस भी बना देते हैं, अगर मन, जो तुम्हारा मर्जी। दिस रेजिस्टेंस, दिस इज अ रेजिस्टेंस और अ रेजिस्टर। Resistor can also be a load, a bulb can be a load, any appliance is a load. That's it, so simple, nothing more than this. Now coming to the numericals of exercise 9a, the three numericals. Before I start with the numericals, I want you all to speak out the three formulas. In fact, two formulas tha, but we have combined the two formulas and even made the third formula. Okay, what were those three formulas that we started in the previous video? One was I equals to Q upon T, जिसमें I क्या था, करंट, इलेक्ट्रिक करंट। Q क्या था, चार्ज, एंड ये जो T है वो क्या है, टाइम। तो करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, I इक्वल्स टू Q अपॉन T। दूसरा हमने पढ़ा था Q इज इक्वल टू NE। N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E is charge on one electron and Q is total charge। और इन दोनों फॉर्मूलाज को कंबाइन अगर मैं किया
तो I इक्वल्स टू Q अपॉन T के जगह Q के प्लेस पे मैंने NE लिख दिया, so I इक्वल्स टू NE अपॉन T। यही तीन फॉर्मूलाज पर तो हमारे ये तीनों न्यूमेरिकल्स बेस्ड हैं। Let's start with the first question. So this is the question. It's very simple question. A charge 0.5 coulomb. Charge कितना charge है? 0.5 coulomb. Passes through a cross section of a conductor. Conductor से pass कर रहा है in 5 seconds. 5 सेकंड में. Current कितना है निकालिए. Find the current. तो given क्या क्या है? Charge Q. Charge मतलब Q. Q is 0.5 coulomb दिया हुआ है. Time भी दिया हुआ है. T is 5 seconds. Time भी दिया हुआ है. दो चीज दिए हुए. I निकालना है. Well, इससे easy question और क्या हो सकता है? I is equal to Q upon T. That is 0.5 upon 5 ampere, that is 5 ये कट जाएगा, 0.1 ampere. Wow, so simple. I hope there is not a single student who has not understood this. This is so simple. Moving to the next question. See, this is the next question. A current of 1.5 ampere flows through a conductor for 2 seconds. 2.0 seconds means 2 seconds. What is the amount of charge that passes through the conductor? कितना charge flow करता है? Means current की value दी हुई है, I is 1.5 ampere. Always write the given. Given क्या क्या है लिखना. Given पे भी step marking रहता है. Time दी हुई है 2 seconds. Charge निकालना है, Q निकालना है. Well, so अभी हमने बताया था ना, I equals to Q upon T. तो definitely I can write Q equals to IT लिख सकते हैं. I का वैल्यू 1.5, T का वैल्यू 2, टोटल चीज कूलम में आ जाएगा, so this is 3 coulomb. This is again such a simple question. And the last question, third question is this: when starter motor of a car is switched on for 0.8 seconds, तो 0.8 सेकेंड के लिए स्टार्टर मोटर ऑफ द कार को स्विच ऑन किया गया, तो ये टाइम दिया हुआ है. First thing which is given is 0.8 second time. Okay. Now, a charge of 24 coulomb passes through the coil. So charge diya hua. Charge means Q. Q is given 24 coulomb. What is it? What is that we have to find? We have to find out the current in the coil. Wow, it is simple. I is Q upon T. That is 24 upon 0.8. Whatever comes will come in ampere. क्यों ampere में आएगा? क्योंकि बाकी दोनों SI में है, तो current भी SI में ही आएगा. So 240 divided by 8. मैंने ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई किया, तो 240 divided by 8 हो गया. And then this is 30 ampere answer. So with this, we have completed all the things that we wanted to cover up in this video. And in my next video, I will come up with the आगे वाले things, whatever is there further. Thank you and keep studying. God bless you.